एक काली रात थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। लगातार बारिश हो रही थी। मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया था। कहीं किसान अपने मवेशियों को बाड़े में बांध रहे थे, तो कहीं औरतें जल्दी जल्दी घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रही थीं। बच्चे अपने घरों में दुबके हुए बैठे थे। गांव की गलियां धीरे धीरे सुनसान होती जा रही थीं। दूर खेतों में बारिश का पानी भर चुका था, जिससे किसानों के चेहरों पर अच्छी फसल होने की खुशी दिखाई दे रही थी। लेकिन उसी गांव के बाहर खड़ी एक वीरान फैक्ट्री हर बरसाती रात में आज की तरह नए शिकार का इंतजार कर रही थी। बारिश इतनी तेज हो रही है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। किसी किसी घर में एक लालटेन की रोशनी से कुछ रोशनी आ रही है। रमेश और सुरेश छाता और लालटेन लेकर खेत की तरफ जा रहे हैं। तभी रमेश बोलता है, इस बार बारिश तो भगवान ने खूब दी है। अगर ऐसे ही 2-3 दिन और बरस गई तो धान की फसल खूब बढ़िया होगी। उसकी बातें सुनकर सुरेश बोला, हाँ, बस यही देखने चल रहे हैं खेत में पानी बराबर भरा है या नहीं। कल सुबह मजदूर से रुपाई भी तो शुरू करानी है। रमेश इस बात पे हंसता है और बोलता है, इस साल अगर फसल अच्छी हुई तो सबसे पहले माँ के लिए सोने की बालियाँ बनवाऊंगा। रामदीन काका उनको रास्ते में दिखाई देते हैं, जो लालटेन लेकर उनकी ओर ही आ रहे। रमेश और सुरेश को भरी बरसात की रात में बाहर की तरफ जाते देख रामदीन काका उनको आवाज लगाते हैं, अरे ओ रमेश, सुरेश, रुको बेटा। दोनों रामदीन की आवाज सुनकर रुकते हैं। तभी रमेश बोलता है, क्या हुआ काका? रामदीन काका पूछते हैं, आज उस पुरानी फैक्ट्री वाले रास्ते से मत जाना। बरसात की रात वहाँ कुछ जागता है। वहाँ इस बारिश के मौसम में जाना ठीक नहीं है। उनके इतना कहते ही बिजली चमक उठती है और चारों तरफ कुछ पल के लिए रोशनी फैल जाती है। इसी रोशनी में दिखाई देती है फैक्ट्री की वह भयानक तस्वीर। रामदीन काका की आवाज़ सुनकर सुरेश हंसते हुए बोलता है, काका, ये सब भूत प्रेत की बातें अब कौन मानता है? रामदीन काका गंभीर स्वर में बोलते हैं, जिसने भी मेरी बात नहीं मानी वह वापस नहीं लौटा। रामदीन काका की बात को हल्के में लेकर रमेश और सुरेश दोनों हंसने लगते हैं। रमेश कहता है, हम अभी आते हैं काका। और इतना कहकर रमेश और सुरेश दोनों खेत की तरफ बढ़ जाते हैं। रामदीन काका के चेहरे पर एक गंभीर चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं। वे उन दोनों को जाते हुए देखते रह जाते हैं और चाह कर भी उन्हें रोक नहीं पाते। रामदीन काका की बात सुनकर दोनों आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके शब्द अब भी रमेश और सुरेश के कानों में गूंज रहे हैं। बारिश अभी भी उतनी ही तेज हो रही है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। बस बारिश की आवाज़ और रह रहकर बिजली की कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है। झिंगुर भी अपनी पूरी मस्ती में बोल रहे हैं।
सुनसान रास्ते पर सिर्फ उनकी लालटेन की हल्की सी रोशनी और पैरों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। जैसे जैसे वे फैक्ट्री के करीब पहुंच रहे हैं, आसपास का सन्नाटा भी गहरा होता जा रहा है। रमेश ने एक पल के लिए फैक्ट्री की ओर देखा। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। हवा की सीटी जैसी आवाज़ कानों में चुभ रही थी। जंग लगे दिए की चरमराहट भी सुनाई दे रही थी। फैक्ट्री बहुत पुरानी थी, दीवारें चारों तरफ से टूटी हुई थी। गेट में जंग लगी थी, इस कदर की जैसे कई सालों से खुला ही ना हो। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तभी अचानक सुरेश रुक जाता है। सुरेश डरी हुई आवाज में रमेश से कहता है, रमेश, तुझे किसी के कदमों की आवाज आ रही है? दोनों पीछे देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। वे फिर आगे बढ़ते हैं। तभी एक सफेद धुंध धीरे धीरे उनके सामने आने लगता है। धुंध में किसी औरत की परछाई दिखाई देती है। वह परछाई उनसे कई गुना बड़ी है। वह फुसफुसाती सी आवाज में बोलती है, इधर आओ। रमेश जैसे उस आवाज को सुनकर सम्मोहित हो जाता है। चल सुरेश, कोई बुला रहा है। दोनों अपने होश में नहीं होते और अनजान फैक्ट्री के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना लग रहा था। चारों तरफ टूटी जंग लगी मशीनें पड़ी थीं। अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उनके कान के पास एक फुसफुसाती सी आवाज आई, अब तुम लोग कहीं नहीं जा पाओगे, हमेशा के लिए यहीं रह गए जाओगे। वह सफ़ेद परछाई धीरे धीरे उनके सामने आने लगती है। उसकी आँखें लाल और शरीर धुएं जैसा है। चेहरा साफ नहीं दिखाई देता और जो दिखाई देता है वह चेहरा इंसानों से मिलता जुलता है। तभी वह सफ़ेद परछाई बोलती है, बहुत दिनों बाद 2 नए मेहमान आए हैं। यह सब देखकर रमेश और सुरेश बहुत डर जाते हैं और वे बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक धुआं जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है और बाहर नहीं निकलने देता। रमेश और सुरेश की डर के कारण चीख निकल जाती है और देखते ही देखते वे दोनों उस धुएं से कहीं गायब हो जाते हैं। उनके गायब होते ही फैक्ट्री फिर से बिल्कुल शांत हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन सुबह रामदीन काका और गांव के कुछ लोग चबूतरे पर बैठे बात कर रहे हैं। तभी वहां एक गांव वाला आता है और वह रामदीन काका से कहता है, अरे काका, तुमने एक बात सुनी? रामदीन काका बोलते हैं, क्या? तो गांव वाला कहता है, पता चला है
कि रमेश और सुरेश कल रात खेत पर जो गए थे वे वापस नहीं आए। रामदीन काका यह बात सुनकर अचंभे में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं। फिर बोलते हैं, वही हुआ जिसका डर था। इतना कहकर वे एकटक आसमान की ओर देखने लगते हैं। फिर कुछ सोचकर कहते हैं, मैंने रमेश और सुरेश को मना किया था कि रात में वे फैक्ट्री की ओर ना जाएं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। हमें उन्हें ढूंढने जाना होगा। रामदीन काका और गांव के कुछ लोग फैक्ट्री की ओर निकल पड़ते हैं। फैक्ट्री के पास जाकर वे देखते हैं कि एक लालटेन पड़ी है, जो कि रमेश की लालटेन है। लालटेन देखते ही रामदीन काका को कुछ भी समझने में देर नहीं लगती। बोलते हैं, अरे ये तो रमेश की लालटेन है। रामदीन काका बोलते हैं, अभी मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। शाम को वापस आकर फिर इस समस्या का समाधान निकालते हैं। इतना कहकर रामदीन काका और गांव वाले वापस गांव लौट आते हैं। शाम होती है। रामदीन काका और गांव वाले फिर से एक जगह इकट्ठा होते हैं। रामदीन काका बोलते हैं, अब एक ही रास्ता है उन्हें बचाने का। गांव वाला पूछता है, कौन सा रास्ता चाचा? रामदीन काका बोलते हैं, हमें साधु बाबा के पास जाना चाहिए और उन्हें सारी बात बतानी चाहिए। अब वे ही हमारी मदद कर सकते हैं। ये बात सुनकर सभी लोग रामदीन काका की बात से सहमत होते हैं और साधु बाबा के पास चल देते हैं। कुछ दूरी पे गांव के बाहर एक फूस की झोपड़ी बिल्कुल साधारण सी, उसमें वे साधु बाबा रहा करते हैं। वह अपनी आंख बंद करके ध्यान में मग्न है। रामदीन काका की आवाज़ सुनकर साधु बाबा अब ध्यान से बाहर आते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं और पूछते हैं, क्या बात है बेटा? तब रामदीन काका पूरी परेशानी साधु बाबा को बताते हैं। साधु बाबा दोबारा आंख बंद करके ध्यान में चले जाते हैं। पर कुछ देर बाद साधु बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, वह कोई साधारण भूत नहीं, वह साया है जो डर और लालच से इंसानों को अपने जाल में फंसाता है। आज ही उसे रोकना होगा। इतना कहकर साधु बाबा रामदीन काका के साथ फैक्ट्री वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं। साधु बाबा अपने हाथ में कमंडल लिए हैं जिसमें पवित्र जल भरा हुआ है और वे कुछ मंत्र बोलते हुए चलते हैं। बारिश अभी भी हो रही है। साधु बाबा रामदीन काका के साथ फैक्ट्री पहुंचते हैं। फैक्ट्री के हॉल में एक काला धुआं भरने लगता है। इस धुएं के बीच में एक साया प्रकट होता है और वह बोलता है, यह मेरी जगह है, कोई इन्हें नहीं ले जा सकता। इतना सुनते ही रामदीन काका और गांव वाले डर जाते, जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। तभी उनके मंत्र पढ़ने के साथ साथ घंटी की आवाज़
तेज हो जाती है, तेज हवा चलने लगती है, पूरा माहौल एकदम से हवा और घंटियों की आवाज़ से गूंजने लगता है। वह घंटी की आवाज़ से परेशान होता है और साधु पर हमला करता है, लेकिन त्रिशूल से एक तेज प्रकाश निकलता है। वह प्रकाश सीधे साये के ऊपर पड़ता है और वह प्रकाश पड़ते ही साया दर्द से चीख उठता है, बचाओ बचाओ। वह धुआं जलने लगता है। फिर आखिर में वह साया जोर से चीखता है और राख बनकर हवा में बिखर जाता है। फैक्ट्री में फैला अंधेरा एकदम से खत्म हो जाता है और गांव वाले देखते हैं कि रमेश और सुरेश वहीं बेहोश पड़े हैं। काका रमेश और सुरेश को उठाते हैं, फैक्ट्री के बाहर आ जाते हैं। साधु बाबा फैक्ट्री के मेन दरवाजे पर एक मंत्र लिख देते हैं और बोलते हैं, अब ये जगह किसी को नुकसान नहीं करेगी, लेकिन जो भी अहंकार में चेतावनी को अनसुना करेगा, बुराई उसे फिर किसी रूप में ढूंढ ही लेगी। रमेश, सुरेश, रामदीन काका और साधु वापस गांव की ओर चलने लग जाते हैं, लेकिन गांव वापस जाते वक्त रमेश एक बार उस फैक्ट्री को पलटकर फिर से देखता है कि फैक्ट्री के ऊपर वाली मंजिल पर कोई खड़ा है और उसकी लाल आंखें चमक रही हैं। समय बाद वह साया वहाँ से गायब हो जाता है।